देखिए, 11वीं फर्स्ट सेमेस्टर में आपका छठा पेपर भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 है। भारतीय दंड संहिता 1860 जो बना, इसके बनने का जो आधार था, बनने का जो उद्देश्य था, यह है हम इसके प्राचीन स्रोत में इंडियन लीगल हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में हम जाते हैं तो देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता क्या है। भारतीय दंड संहिता यह है, भारतीय दंड संहिता की धारा 1 में स्पष्ट लिखा गया है कि इस एक्ट का नाम भारतीय दंड संहिता 1860 होगा। इस कानून का नाम भारतीय दंड संहिता 1860 होगा, जो संपूर्ण जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होगा। जो जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होगा। इस एक्ट का नाम 1860 भारतीय संहिता 1860 है। अच्छा, यह एक्ट जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होगा। ये हमको कहाँ मिलता है? भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 1 में मिलता है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न होता है कि भारतीय दंड संहिता क्या है? व्हाट इज इंडियन पेनल कोड? भारतीय दंड संहिता क्या है? भारतीय दंड संहिता देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। भारतीय दंड संहिता तात्पर्य है कि भारतीय दंड संहिता की यह एक सामान्य आपराधिक सारभूत विधि है। क्रिमिनल लॉ इंडियन पेनल कोड इज ए जनरल क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ। इंडियन पेनल कोड इज ए जनरल क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ मूलभूत विधि है। यह भारतीय दंड संहिता मूलभूत विधि है। अब इसके 3 शब्द हैं। अब सामान्य आपराधिक विधि, सामान्य जनरल है। अब जब सामान्य में क्या है? सामान्य क्यों कहा गया? जनरल विधि क्यों कहा गया? क्रिमिनल लॉ जनरल लॉ क्यों है? जनरल लॉ इसलिए है कि किसी कानून में किसी अपराधी का किसी भी व्यक्ति को कोई अपराधी कृत्य करता है, उस व्यक्ति को सदैव अगर कोई विधि नहीं है तो आपराधिक विधि से भारतीय दंड संहिता में उपबंधित अपराध के परिप्रेक्ष्य के अनुसार ही उसको दंडित किया जाएगा। परंतु यदि उस आपराधिक कृत्य के लिए किसी अन्य विधि में, व्यक्तिगत विधि या किसी स्पेशल विधि में, विशेष विधि में उपबंध है, तो उस कानून का, उस विधि का, उस व्यवस्था के अंतर्गत उसको अभियोजित किया जाएगा। जैसे हम अगर समझते हैं तो अभी देखिए पास्को एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, और अभी हम देखते हैं जो है कि वो मतलब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। इस तरह से, अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि क्रिमिनल लॉ में, आपराधिक विधि में सिर्फ आपराधिक विधि ही नहीं है। क्रिमिनल लॉ में सिर्फ दंड के लिए आपराधिक विधि में ही दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि उस अपराध के लिए किसी अन्य विधि में, उस अपराध के लिए किसी अन्य कानून में दंड का उपबंध है तो उस व्यक्ति को अभियोजित अथवा दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि किसी में कहीं दंड नहीं है तो वह दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इसलिए इसको जनरल कहते हैं, सामान्य विधि, सामान्य आपराधिक। आपराधिक क्या है? क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ से तात्पर्य है कि यह दंड संहिता यह बात का उपबंध करती है कि यह दंड संहिता इस बात उपबंध करती है कि इस कानून के अंतर्गत कुल 511 धाराओं में इसमें अपराध की परिभाषा भी है और अपराध को दंड, अपराधी को दंड देने का उपबंध भी है। इसलिए यह क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है। और सारभूत से तात्पर्य मूल विधि, मूल विधि से सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ मतलब मूल विधि, मूल विधि से तात्पर्य है कि वह मूल विधि से कानून वह कानून होता है जो व्यक्ति के अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का सृजन करता है। मूल विधि व्यक्ति के अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का सृजन करता है। वही, हाँ। तो अब आपको बता रहे थे सामान्य आपराधिक विधि। सामान्य आपराधिक विधि तात्पर्य है इंडियन पेनल कोड इज ए जनरल
क्रिमिनल सब्स्टिट्यूट लॉ, सामान्य आपराधिक विधि। भारतीय दंड संहिता एक सामान्य आपराधिक विधि है। अब ये तो हो गया भारतीय दंड संहिता सामान्य आपराधिक। अब इसके बारे में क्या है आप जानिए। भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं। भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं हैं। जब भारतीय दंड संहिता 1860 मूल विधि बनी थी तो उस समय 511 धाराओं का उपबंध था, लेकिन समय समय पर भारतीय संसद ने धीरे धीरे इसमें कुछ है कि धाराओं को कुछ सेक्शन को निकाल दिया, निश्चित कर दिया, कुछ को जोड़ दिया। इस तरह से हम कहते हैं भारतीय संहिता में कुल 511 धाराएं हैं और 23 भाग हैं। भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं, 23 भाग हैं। इस संहिता में सबसे कम दंड आईपीसी की धारा 510 में है। आईपीसी सेक्शन 510 में है, जो कि है 24 घंटे का दंड, 10 रुपये की सजा है। जो कि कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर भंगतबाजी करता है, ड्रिंकनेस की अवस्था में दारू पी करके पब्लिक प्लेस पर भंगतबाजी करता है। सबसे बड़ा दंड आईपीसी में मृत्यु दंड है। मृत्यु दंड कुल आईपीसी में 7 सेक्शन में मृत्यु दंड की बात बताई गई। पूरी आईपीसी में 7 सेक्शन में मृत्यु दंड की बात बताई गई है। इसमें 121 सेक्शन, 121, 132, 194, 302, 305, अब 303 निकल गया है। 303 पहले था, निकल गया है। 305, 307, 364A और 396। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जगह 364 है। ये मृत्यु दंड की बात पूरी आईपीसी में 511 धाराओं में ये 8 जगह मृत्यु दंड की बात बताई गई है। इसके अलावा मृत्यु दंड की बात कहीं नहीं है। जैसे 121 में है कि जो कोई सैनिक विद्रोह, जो कोई राष्ट्रद्रोह करेगा, राष्ट्रद्रोह का षड्यंत्र करेगा और राष्ट्र के साथ युद्ध करेगा, युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, उसको 121 के अंतर्गत राष्ट्रद्रोहियों को दंडित किया जाता है। जैसे अफजल गुरु थे आदि तमाम ऐसे थे। 132 में सैनिक विद्रोह की बात बताई गई है। सैनिक सेना का कर्मचारी होते हुए, सैनिक होते हुए यदि कोई ऐसी बात बोलता है जो सैनिकों के बीच में 2 गुटों में आपसी में वार हो जाए और उसमें तमाम जो है कि मतलब लोग जो है कि इंजर्ड हो जाए, चोटिल हो जाए, तो ऐसे लोगों को सजा होगी 332 में, 132 में और 194 है मिथ्या साक्ष्य देना, झूठी गवाही देना। जो कोई मिथ्या साक्ष्य देगा, ऐसी मिथ्या साक्ष्य देगा निर्दोष आदमी को फांसी हो जाए, उसको जो है 194 के तहत उसको दंडित किया जाएगा। 302 में है हत्या के लिए दंड। हत्या में सामान्यतः आजीवन कारावास है, लेकिन बर्बर हत्या, रेयरेस्ट इन रेयर, ऐसी हत्या जो विरलतम से विरलतम हो, सुन करके रोए खड़े हो जाए, ऐसी अगर कोई हत्या करता है तो उसको 302 में उसको फांसी में रेयरेस्ट इन रेयर में दिया जाता है। 305 में है कि कोई शिशु, पागल व्यक्ति या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या के रूप प्रेरित करेगा, उसके लिए दंड की बात बताई गई। 307 में है कि आजीवन कारावास भोगते हुए पुनः हत्या करेगा, आजीवन कारावास भोगते हुए पुनः हत्या करेगा, उसको फांसी की बात है। 364 में किसी शिशु का अपहरण, किडनैप करेगा, फिरैती के लिए शिशु का अपहरण करेगा, फिरैती नहीं मिलेगी तो शिशु की हत्या कर देगा, उसके लिए यहाँ पर जो 364 है। और 396 में हत्या से डकैती, कोई डकैती, कई लोग 3, 4, 5, 10 लोग डकैत हैं, डकैती करने गए, वहाँ हत्या कर दिए, तो हत्या से डकैती में उनको फांसी लटकाएगी। इसलिए फांसी पर लटकाने की बात यहाँ पर जो है भारतीय दंड संहिता में सबसे बड़ा दंड है मृत्यु दंड, जो फांसी लटकाया जाता है। सबसे कम 510 है पब्लिक प्लेस पर भंगतबाजी करने का। अच्छा, अब इतना चीज आप जान गए। अब आपको ये जानना है कि सामान्यतः कि आपराधिक विधि का जो इतिहास है, हाँ, आपराधिक विधि का उदय कैसे हुआ, आपराधिक इतिहास क्या हुआ, अब इसके बारे में थोड़ा सा 5 मिनट चर्चा करते हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 यह जो है 6 अक्टूबर 1860 को
मतलब इसको भारतीय संहिता 1860 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हो गई थी और 1 जनवरी 1962 को भारत में लागू की गई थी। भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हो गई थी, 1 जनवरी 1962 को भारत में लागू की गई थी। अच्छा, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? इसके पीछे हम देखते हैं कि आपराधिक इतिहास मतलब बनने का जो है इसका बैकग्राउंड क्या था। इसका बैकग्राउंड था कि देखिए, प्राचीन समय में जब भारत में मुस्लिम शासनकाल था तो अंग्रेजों द्वारा उदय होता है भारत में, अंग्रेजों द्वारा भारत में आगमन होता है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य भारत में व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज सबसे पहले आते हैं, कहाँ आते हैं? सूरत में आते हैं। सूरत में आते हैं। अब तो सबसे पहला कौन अंग्रेज आता है? उस ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आता है, जिसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो नामक एक अंग्रेज टोली आती है 1600 ईस्वी में। सूरत में आते हैं। सबसे पहले वो व्यापार करने के लिए आते हैं, कपड़े का व्यापार करने के लिए आते हैं। सबसे पहले आते हैं सूरत में। अब वो व्यापार करने आए 1609 ईस्वी में। इंडिया के भारत के जो उस समय जो राजा थे जहांगीर का शासनकाल था। जहांगीर के शासनकाल में जब ये आते हैं, उस समय व्यापार करने के लिए परमिशन मांगते हैं और अपनी जो कंपनी उनकी थी, जो कंपनी के एरिया थे, कंपनी का जो अपराधीकृत होता था कंपनी के लोग जब कोई अपराध करते थे तो उनको भारतीय कानून के तहत दोषी ठहराया जाता था। अंग्रेजों के सामने समस्या थी। उन्होंने कहा कि हम अपने कंपनी के लिए, अपने लोगों के लिए अपना कानून लागू करेंगे। जहांगीर ने उनको परमिट कर दिया, ठीक है आप ऐसा करिए, अपने कंपनी के लिए अपना कानून आप बनाइए। वह 1609 से अब धीरे धीरे उनका विस्तार होने लगा। 1609 से फिर ये आते हैं। अब 1609 के बाद अब धीरे धीरे 1765 में ये आते हैं जो है अपना जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 जो फौजदारी जो है कि फौजदारी मामले 3 स्टेट के फौजदारी मामलों का जो अधिकार क्षेत्र था, ये कंपनी के हाथ में चला जाता है। और 1765 में और 1771 में वारन हेस्टिंग 1771 में वारन हेस्टिंग ने भारत में आते हैं। उन्होंने अब आपराधिक विधि को कोडिफाइड करने के लिए धीरे धीरे मन बनाते हैं। फिर इसके बाद 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। वो आपराधिक विधि में बड़ा सुधार करते हैं। उस समय तत्कालीन भारत में आपराधिक विधि कोडिफाइड नहीं था, संहिताबद्ध नहीं था। यूपी के लिए किसी चोरी के अपराध में यूपी के लिए कोई दूसरा दंड था, बिहार के लिए दूसरा था, एमपी के लिए दूसरा था, महाराष्ट्र के दूसरा था, दिल्ली प्रांत के लिए दूसरा था। हर स्टेट के लिए, सब स्टेट छोटे छोटे बने थे और राजा राजवाड़ों के क्षेत्र का एरिया होता था। पूरा भारत एक अखंड भारत नहीं था, बटे हुए टुकड़े में था। तब धीरे धीरे अंग्रेज समझ से विचार आया कि भारत में आपराधिक विधि का संहिताबद्ध कर दिया जाए। संहिताबद्ध करने के लिए वो कानून बनाने की बात करते हैं। अब यहाँ पर अब धीरे धीरे जो है पूरे भारत के लिए एक समान दंड संहिता बनाने के लिए चर्चा होने लगी। अब इस पर कानून बनाने के लिए 1833 में हाँ देखिए 1833 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1833 में प्रथम विधि आयोग आया, फर्स्ट लॉ कमीशन प्रथम विधि आयोग 1833 में, जिसमें जो है एक विधि आयोग का गठन किया गया इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, जिसमें कहा गया कि भारत में आपराधिक विधि के सुधार के लिए, आपराधिक विधि के निर्माण के लिए एक आयोग गठन किया जाए, जिसको कहा गया कि लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन 1833 में। इसमें मेंबर कौन थे? मेंबर इसमें 4 लोग थे। 4 लोगों में सबसे पहला जो अध्यक्ष बनाए गए वो उनका नाम था, जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे क्या कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले को अध्यक्ष बनाया गया। मैक्लियोड, एंडरसन, मिटले, जॉन मैकफर्सन, ये लोग मेंबर बनाए गए। अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे और मिटले,
एंडरसन, जॉन मैकफर्सन, ये मेंबर बनाए गए। इनके समक्ष आईपीसी भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए काम दिया गया, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। अब प्रारूप भारतीय दंड संहिता के तैयार करते हैं 1833 से 1834 में काम करना शुरू करते हैं। 14 अक्टूबर 1837 को 1837 को भारतीय दंड संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर देते हैं। 14 अक्टूबर 1837 को भारतीय दंड संहिता का ड्राफ्ट तैयार करते हैं। और भारतीय दंड संहिता के निर्माण के लिए, भारतीय दंड संहिता को बनाने के लिए अब बनकर पूरा जो है कि तैयार करने में यह जो है, अब आपको बताते हैं कि 1956 में 1856 में यह आईपीसी पूरा बन के तैयार हो गई। यह लगभग 20 वर्ष का समय लगा। भारतीय दंड संहिता के निर्माण में लगभग 20 वर्ष का समय लगा। लॉर्ड मैकाले जैसे महान विधिवेत्ता, मिडले एंडरसन, जॉन मैकफर्सन जैसे महान कानूनविद के द्वारा भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया, जिसमें लगभग 20 वर्ष लगे। इस भारतीय दंड संहिता में कुल 511 धाराएं बनाई गई, कुल 23 भाग बनाए गए। कालांतर में इस समय जो है कुछ 3 चैप्टर उसमें जोड़े गए, भारतीय संसद द्वारा जोड़ करके जोड़ा गया। इस तरह 26 होता है, लेकिन कहने के लिए 23 ही है। कुल 23 भाग हैं, 511 धाराएं हैं इसमें, कुल 23 भाग हैं। लॉर्ड मैकाले द्वारा आईपीसी बनाई गई है। 20 वर्ष में आईपीसी बन के तैयार हुई है। अब बन के तैयार हो गई 56 में, लेकिन लागू करने के लिए गवर्नर जनरल का जो परमिशन है, गवर्नर जनरल की अनुमति ये मिलती है इनको 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर 1860 को। हाँ हेलो, हेलो, ठीक। हाँ, 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल का परमिशन मिल जाता है। यह भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को बन के तैयार हो जाती है। लेकिन इंग्लैंड के सम्राट की परमिशन आप मिलती है 1 जनवरी 1862 को भारत में लागू होती है। 1 जनवरी 1862 भारत लागू होती है। इस तरह से भारतीय दंड संहिता का निर्माण होता है। अब आप इसको देखिए, आपराधिक विधि का इतिहास। आपराधिक विधि का इतिहास जो है, आपराधिक विधि का इतिहास 3 खंडों में हम अध्ययन करते हैं। पहला है प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि, दूसरा मुस्लिम आपराधिक विधि, तीसरा इंग्लिश आपराधिक विधि। प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि में दंड देने का जो विधान था, आपराधिक व्यवस्था थी, वह जो है हर प्रदेश में, हर प्रांत में, हर स्टेट में अपने अपने व्यवस्था के अनुसार, अपनी अपने सिस्टम के अनुसार दिया जाता था। प्राचीन आपराधिक विधि में अपराध एवं अपकृत्य में कोई अंतर नहीं था। इसलिए यह जो है कि आपराधिक विधि का क्या दिक्कत है, बैठिए। आपराधिक विधि का जो उपबंध है, यह प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि में अपकृत्य में, अपराध में कोई अंतर नहीं था। मुस्लिम आपराधिक विधि का इतिहास जो था, मुस्लिम आपराधिक विधि में कुरान और हदीस के आधार पर दंड का उपबंध था। मुस्लिम आपराधिक विधि में कुरान और हदीस के आधार पर आपराधिक विधि में दंड का उपबंध दिया जाता था। आपराधिक विधि में दंड का उपबंध दिया जाता था। और इसमें जो है कि अपराध में जारता के अपराध और जो है शराबखोरी का अपराध, ड्रिंकनेस का अपराध जो है, ये जो है कि सार्वजनिक अपराध माना जाता था, ईश्वर के कृत अपराध माना जाता था। मुस्लिम आपराधिक विधि में जो मुख्य रूप से था, उसमें अपराध का जो व्यवस्था था, वह यदि कोई मुस्लिम आपराधिक विधि का उपबंध ऐसे आप देखिए कि हिंदू एवं मुस्लिम दोनों आपराधिक विधियों में, दोनों व्यवस्थाओं में यदि कोई अपराध करता था तो
हिंदू का जो व्यवस्था, हिंदू आपराधिक विधि में जो जज होते थे, जज मुस्लिम होते थे, जज अंग्रेज होते थे, और यदि कोई हिंदू का अपराधी होता था उसमें मौलवी क्या दिक्कत है, बंद करो।